मैं हूं नितेश कुमार। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम ने अतिक्रमण करके लगाए गए अवैध डेयरी बूथों को हटा दिया, साथ ही भविष्य में इस तरह की कार्रवाई न करने के लिए अतिक्रमियों को पाबंद किया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम द्वारा आयुक्त के आदेश से शहर के विभिन्न स्थानों से डेयरी बूथों को हटाया गया। निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में नोटिस देने के बाद भी डेयरी बूथ नहीं हटाए गए थे, इसलिए आज 6 विभिन्न स्थानों से डेयरी बूथ हटाए गए एवं कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाई और की जाएगी, जिसमें चिन्हित स्थानों से भी डेयरी बूथ हटाए जाएंगे। आयुक्त महोदय की आज्ञा से आज शहर के विभिन्न स्थानों पर जो अवैध डेयरी बूथ लगे हुए थे, जिन्होंने भी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ले रखी थी, उनको हटाया गया है। हटाने से पहले हमने इनको 5 दिन का नोटिस दिया था कि आपके पास कोई भी स्वीकृति पत्र है तो आप निगम में जमा कराएं। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब और ना कोई स्वीकृति दी गई। कल इसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति ली गई और आज सुबह से ही शहर के विभिन्न स्थानों पे 6 डेयरी बूथों को हटाया गया है, जो कि अवैध रूप से लगे हुए थे। आगे भी अवैध रूप से जो लगे हुए हैं तो हम उनको चिन्हित कर लेंगे और एक दिन में इस तरह से ही बड़ी कार्रवाई और करेंगे। सर, अभी कितने जगह नोटिस दिया ना, अभी तक आगे क्या कार्रवाई? अभी हमने ये जो आज 6 कार्रवाइयाँ शहर के विभिन्न स्थानों पे की थी, इनको हमने 5 दिन का नोटिस दिया था और आगे भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनको भी नोटिस दे के सुनवाई करके फिर हम उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। और मेरा इन सभी लोगों से निवेदन है कि आप अवैध रूप से इस तरह से अतिक्रमण सड़कों पे नहीं करें। निगम ने पिछले वर्ष ही 75 डेयरियाँ बूथ अलॉट की थी, स्वीकृत की थी और अभी भी 300 फॉर्म निगम के पास आए हुए हैं, जो अप्रैल माह के अंदर जो कमेटी बनी हुई है राज्य सरकार से एडीएम प्रथम साहब की अध्यक्षता में, उसमें ये रखी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लगभग ऐसे कितनी डेयरियां हैं अवैध जो बनी? तो हम उसका चिन्हीकरण कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उसका कार्रवाई करवा रहे हैं। लगभग आज किस जगह हटाई? आज एक जो सिनेवर्ड है उसके पास, रीजनल चौराहे के पास, जवाहर रंगमंच, यहाँ सूचना केंद्र के पास, SI माखूपुरा और एक धोलाबाटा। अजमेर के महिला बंदी गृह में अपनापन संस्था द्वारा होली महोत्सव मनाया गया, जिसमें जेल स्टाफ के साथ महिला बंदियों ने जमकर होली खेली। अपनापन फाउंडेशन की ओर से महिला बंदी गृह में होली पर्व धूमधाम से मनाया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज उन्होंने बंदी महिलाओं के साथ गुलाल, पुष्प, मेहंदी व मिठाइयों के साथ होली पर्व मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। राजगृह अजमेर पर अपनापन फाउंडेशन की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें रेखा जी, वर्षा जी, पूनम जी मिठाइयाँ, गुलाल और मिठाइयाँ गुलाल लेके आई हैं, मेहंदी के कोन लेके आई हैं और महिला बंदियों के साथ इन्होंने होली खेली है, जो कि बहुत अच्छी। अब आप मुझे देख सकते हैं मैं किस तरह से लग रही हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। क्या उद्देश्य है मैम? उद्देश्य यही है कि महिला बंदियों एक तो अपने परिवार वालों से दूर रहती हैं, उनको अकेलेपन का एहसास नहीं हो, और एक संदेश होली की तरफ से ये देना चाहते हैं कि ये किसी भी तरह का बैर और ये लड़ाई झगड़ा भूल के और आराम से प्रेम और प्यार से यहाँ पे आपस में मिलजुल के रहें। समिति के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर महिला बंदी गृह में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने फूलों से और गुलाल से होली खेली है। हम लोग मिठाई, मेहंदी के कोन, गुलाल, फूल आदि सब लेकर आए। इन लोगों के साथ खेलकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप? मैं इनको प्यार से रहने का संदेश देना चाहती हूँ, ताकि समाज में भाईचारा और प्यार फैले। अगर आपके घर में पुराने खिलौने, कपड़े और पुस्तकें हैं तो वो किसी को खुशियां दे सकते हैं, क्योंकि अब अजमेर नगर निगम द्वारा नवाचार करते हुए खुशियों की दुकान रैन बसेरे में प्रारंभ की गई है, जिसमें आप इन चीजों का दान कर सकते हैं, जो कि जरूरतमंदों को निःशुल्क दी जाएंगी। नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका के तहत
शहर में स्थित आश्रय स्थल रैन बसेरे में बच्चों के लिए खुशियों की दुकान नाम से एक सहायता प्रारंभ की गई है। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के व्यक्ति इस नेक कार्य में अपनी स्वेच्छा से खिलौने, कपड़े, बर्तन, किताबें एवं खाने का सामान दे सकते हैं। ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि इस नेक कार्य की वजह से जहां दानदाताओं व्यक्तियों को एक सुकून महसूस होगा, वहीं गरीब बच्चों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज ये कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम अजमेर द्वारा शहर के जो 7 आश्रय स्थल हैं उनमें चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को मतलब खुशियों की दुकान के नाम से ये चालू किया गया है। तो इसमें जो खुशियों की दुकान, तो जो व्यक्ति संस्था आदि जो अपने पास अतिरिक्त जो कपड़े वगैरह, स्टेशनरी, बर्तन, जो भी सामान है, खाने का भी सामान है, वो यहाँ सब दे सकते हैं। और जो लेने वाले हैं वो उनको निःशुल्क दिया जाएगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। किन लोगों के लिए आपने योजना चालू की? ये सभी गरीब बच्चों के सभी लोगों के लिए की है। आज नगर निगम के तत्वावधान में खुशियों की दुकान की शुरुआत की गई है रैन बसेरा में, और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे घर में जो भी यूज्ड और अनयूज्ड आइटम पड़े हैं, जिसमें खिलौने हो सकते हैं, कुछ बुक्स हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, कोई यूटेंसिल, बर्तन हो सकते हैं, या हमारे खाने पीने की कोई भी वस्तुएं हो सकती है। इसका उद्देश्य ये है कि हम आमजन को कितनी खुशियां बांट सकें, ताकि इससे पहले भी अजमेर में ऐसा ही टॉय बैंक भी चलाया था, और अभी जो मैंने हमारे मुकुट जी और डे एन्युअलम के मैनेजर साहब हैं उनको ये कहा है कि हम ऐसे वार्ड वाइज ऐसी जो वैन्स हैं उनको लगाएं, ताकि उसमें माइक पे बोले, और जो भी महिलाएं अपने घर के ऐसे सामान जो देना चाहती हैं, डोनेट करना चाहती है, वो अब आराम से अपना एक बैग पैक करेगी और दूसरे तीसरे दिन हमारी नगर निगम की गाड़ी उसी समय पे, नियत समय पे वहाँ जाएगी और उनसे लेके आएगी, और बाकायदा इसकी पूरी एंट्री होगी, रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, और जिसको भी हम देंगे उसका एक डाटाबेस भी हम तैयार करेंगे, ताकि ये एक अच्छा, एक अनुकरणीय उदाहरण अजमेर जिला जो है वो हम चाहते हैं कि अजमेर का पूरे राजस्थान में नाम हो। हम ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें अपनाएंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर में शाम एकादशी के उपलक्ष्य पर जगत पिता ब्रह्मा का बाबा शाम के रूप में श्रृंगार किया गया। पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि खाटू श्याम के भक्त किशनगढ़ निवासी जुगल किशोर शर्मा की ओर से जगत पिता का अभिषेक किया गया और फूल बंगला सजाया गया। भगवान ब्रह्मा जी की महाआरती कर ब्रह्मा जी और श्याम बाबा से कोरोना आपदा से मुक्ति की प्रार्थना की गई। अगर आप नाग पहाड़ी पर सैर सपाटे का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नाग पहाड़ी के पास डियर पार्क में एक तेंदुआ देखा गया है। तीर्थ नगरी पुष्कर में देर रात पैंथर की मूवमेंट से दहशत फैल गई। डियर पार्क में पैंथर ने एक बछड़े का शिकार कर लिया, जिसको लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। पुष्कर में बुधवार देर रात डियर पार्क में पैंथर की मौजूदगी से कस्बे में दहशत फैल गई। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नाग पहाड़ी पर कुछ दिनों से पैंथर के होने की सूचना आ रही थी, लेकिन इस बार पैंथर खुद डियर पार्क तक पहुंच गया। गौरतलब है कि दिन के वक्त डियर पार्क के बाहर हिरणों को देखने के लिए बाहर से आने वाले सैलानियों का जमघट लगा रहता है। पैंथर ने देर शाम डियर पार्क में प्रवेश कर एक बछड़े का शिकार कर अपनी भूख शांत की। कई घंटों तक पैंथर डियर पार्क में मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक वन विभाग को डियर पार्क में पैंथर की सूचना मिलने के बाद विभाग के अधिकारी हरकत में आए। गौरतलब है कि लंबे अरसे से अरावली पर्वतमाला से जुड़ी इन चोटियों पर पैंथर के घूमने की खबरें लगातार आ रही थी। यह पहला मौका था जब कैमरे में शिकार करते पैंथर की तस्वीरें कैद हो गईं।
रात को करीब 9:30 बजे के समथिंग मैं एवं मेरा अधीनस्थ स्टाफ द्वारा ड्यूटी से फ्री होकर मुख्यालय पे पहुंच रहे थे। तो उसी टाइम रात को करीब 9:30 बजे डियर पार्क के पास एक पैंथर द्वारा गाय का बछड़े का शिकार किया। वाकया देख के गाड़ी बंद करके हमने उसका मूवी बनाई, फोटोग्राफ्स लिए। फिर पैंथर को नागपाड़ी के ऊपर चला गया। काफ़ी देर हम रुके। पैंथर दोबारा आके फिर उसका मीट का मांस का भक्षण किया। काफ़ी देर हम रुके रहे। फिर नागपाड़ी को चला गया। स्टाफ को एहतियात तौर पे पाबंद कर दिया गया है और रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की जनहानि स्टाफ को नहीं हुई है। मैं रेंजर देशराज मेघवाल पुष्कर। सर क्या इनकी संख्या कितनी होगी सर पैंथर की? वैसे नाइट को तो एक ही पैंथर देखा था। जी जी। वैसे इनकी संख्या पूर्व में भी स्टाफ और मेरे द्वारा भी देखी गई है। 3 है इनकी एक पूरी फैमिली जो नागपाड़ में विचरण करती है। क्या सजगता बढ़ती जा रही है सर? कई बकरी चराने वाले और आसपास में जो वन विभाग के क्षेत्र से जुड़े हुए मकान है उनको क्या हिदायत दी गई सर? एक्चुअली में लीला सेवड़ी गांव में अभी स्टाफ को भेजा है कि किसी भी तरह की नागपाड़ के ऊपर जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें किसी भी तरह की बकरी भेड़ वैसे नहीं आती है प्रमुखतया। यदि कोई अनहोन में चले जाएं तो नहीं जाने के लिए हिदायत दी गई है और रात्रि में घरों से बाहर न निकलें। यदि घरों से बाहर निकलें तो टॉर्च लेके एवं सामूहिक रूप से आवश्यक कार्य हो तो ही निकलें। और स्टाफ को नाइट ड्यूटी के हिसाब से आदेश मैंने जारी कर दिए हैं आज और मैं उनकी मॉनिटरिंग स्वयं करूँगा। ठीक सर। अजमेर शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब जिला प्रशासन बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ सख्ती बरत रहा है। यात्रियों को अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सहित बस स्टैंड या जहां से शहर में एंट्री होती है वहां पर टीमें लगाई गई हैं जो लगातार बाहर से आने वाले यात्रियों को चेक करेगी और उनकी सीटी PCR रिपोर्ट चेक करके ही उन्हें अपने घर जाने देगी। उन्होंने बताया कि जिसके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी उनको चिन्हित करते हुए 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। कलेक्टर राजपुरोहित ने कहा कि बढ़ते केस को देखते हुए अब जिला प्रशासन सख्ती से पेश आएगा ताकि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण कर सकें। आज से जो भी राजस्थान से बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर अजमेर में उन सब के लिए RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। उसके लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और मेजर जो ज़िले में एंटर करने वाले रास्ते हैं उनमें सभी जगह टीमें लगाई गई हैं और वो टीमें सभी बाहर से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रही हैं। जो लोग नहीं लेकर आ रहे रिपोर्ट उनकी डिटेल नोट की जा रही है और उनको होम क्वारंटाइन के लिए 15 दिन के लिए पाबंद किया जा रहा है। धार्मिक नगरी पुष्कर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उपखंड पालिका प्रशासन और पुलिस द्वारा सामूहिक तौर पर कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई जो कि कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। SDO दिलीप सिंह राठौर के नेतृत्व में ब्रह्मा मंदिर से आरंभ हुई रामधाम तिराहे पहुंचने पर संपन्न हुई। रैली में तहसीलदार अरविंद कविया, EO अभिषेक गहलोत सहित अधीनस्थ स्टाफ व पुलिसकर्मी मौजूद थे। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति सजग रहने के साथ बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने, नियमित रूप से मास्क पहनने, भीड़ से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने आदि की अपील की। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोरोना फिर अपने पैर पसार रहा है और इसी क्रम में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और आगामी जो फेस्टिवल आ रहे हैं जैसे होली आ रहा है और कुछ मुस्लिम फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो उन सब में लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कम एक मास टाइप रैली निकाली गई थी। इसमें लोगों को समझाइश की गई कि आप सब लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो कि कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें। सर जो सर ये बिना मास्क घूम रहे हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो बिना मास्क घूम रहे हैं उन पे हम उनको जो भी सरकार ने दरें निर्धारित की है उसके अनुसार उन पे जुर्माना लगा रहे हैं, उनके चालान काट रहे हैं। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर को आवंटित भूमि के विकास में बाधक बन रहे गड्ढों को भरने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए महाविद्यालय ने
अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से इन गड्ढों में मिट्टी डलवाने का कार्य आरंभ कर दिया। इससे पूर्व महाविद्यालय प्रशासन और छात्रों की तरफ से अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को गड्ढे भरवाने में सहयोग करने के लिए संपर्क किया गया था, जिस पर अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य अभियंता श्री अविनाश शर्मा ने आश्वासन दिया और कहा कि विधि महाविद्यालय के विकास के लिए वे इस कार्य को प्राथमिकता देंगे और साथ ही भविष्य में हर संभव मदद करेंगे। अजमेर रोल बॉल खिलाड़ियों ने अपने खेल भत्ते की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल भत्तों का तुरंत भुगतान करे। अपनी मांग को लेकर खिलाड़ियों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। खिलाड़ियों ने बताया कि एक और जहां राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात तो करती है, लेकिन जब बेटियां खेल में मेडल हासिल कर रही हैं तो उनको सपोर्ट देने के लिए सरकार योगदान नहीं देती। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उनका हक दिया जाए ताकि और बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर सके। सर, हम रोल बॉल के स्टूडेंट हैं, उनका टीएडीए नहीं मिल रहा है। उसके ही अभिभावकगण हैं, बच्चे हैं जो वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इनको टीएडीए दिया जाए। आज की परिस्थिति में है ना, लड़कियों को ऐसे कहा रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को आगे करो। जब लड़कियां मेडल लेके आ रही हैं तो उनको नहीं तो सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ जो खेल अधिकारी महोदय हैं वो साइन करने में भी, बच्चों के जो फॉर्म होते हैं उनको साइन करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कल हमारे खेल अधिकारी के पास में गए तो सुबह गए तो शाम को उनको साइन करके दिया गया। जब लड़कियों को यहीं से नहीं दिया जा रहा तो आगे जाके लड़कियां बढ़ेंगी कैसे? लड़कियों को सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, खेल अधिकारी की तरफ से। तो हमारा कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि वो बच्चों की मांगें पूरी करें और इनको टीएडीए प्रदान करवाएं। कितना टाइम हो गया? सर, ये 3 और 4 गेम्स खेल के आ चुके हैं, अभी तक इनको यहाँ वहाँ का टीएडीए नहीं मिला है। जैसे हनुमानगढ़ गए थे, सीकर गए थे और गंगानगर भी 3 जगह जाके आए और आज भी टीम निकल रही है खेलने के लिए। इसलिए बच्चे है ना, कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि बच्चों को टीएडीए मिले तो आगे जाके बच्चे खेल सकें। कई बच्चे ऐसे भी हैं, लड़कियाँ जिनके पास सक्षम नहीं है, जो सरकार के ही पैसे से मिलती है इनको जो स्कॉलरशिप, उसी से अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो इसीलिए सारी गर्ल्स, सारे स्टूडेंट आए हैं कि जब यहाँ से टीएडीए अगर प्राप्त होता है तो अपनी फ़ीस है ना रोल बॉल के वहाँ पे फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। कम से कम 26 स्टूडेंट आज आए हैं और अभी स्टूडेंट एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो इस वजह से आ नहीं पाए, पर जो टीम जा रही है वो पूरे स्टूडेंट आए हैं। क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनको टीएडीए प्रदान करें, बच्चों का जो हक है वो उनको मिले और बच्चे अजमेर के लिए मेडल लेके आ रहे हैं तो उनकी जो मेहनत है कम से कम वो तो बच्चों का हौसला बढ़े। पैसे स्कॉलरशिप सभी तो पेरेंट्स, ये नहीं है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कर सकें। कई पेरेंट्स बिल्कुल वीक भी हैं, कोरोना काल भी चल रहा है, तो अगर सरकार सपोर्ट करती तो बच्चे और आगे अच्छा बढ़ेंगे, अच्छा हौसला होगा तो अच्छे मेडल, गोल्ड मेडल सब कुछ लेके आते हैं। तो कम से कम हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो बच्चों को आगे बढ़ाएं, बच्चों को टीएडीए प्रदान करवाएं। हमारी मांगे हमें टीएडीए दिया जाए, जो हमें 3 स्टेट से नहीं मिल रहा है। हम लगातार वहाँ मेडल जीतते आ रहे हैं, हम हर बार फाइनल मैचेस खेलते हैं और हम जीतते आ रहे हैं। टीएडीए हमारा हक है जो सरकार देती है हर एक खिलाड़ी को। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहाँ जहाँ हम लोग खेल तो रहे हैं, हम लोग जीत भी रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई योगदान नहीं है हमें सपोर्ट करने में। हर कोई यहाँ चाहता है कि सर अगर हम लोग मेडल ला कर दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी चाहते हैं कि हमें भी सरकार सपोर्ट करे। हमारी बस यही मांग है कि हमें टीएडीए जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, उसे रोका ना जाए। अगर जल्द नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे और भी इसके आगे, क्योंकि ये हमारा हक है और ये हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। आज किससे मिलने आए हैं? आज हम कलेक्टर से मिलने आए हैं, यहाँ कलेक्टेड। फुटबॉल खेलते हैं और हम काफ़ी सालों से ये चल रहा है, लेकिन हमें कभी टीएडीए नहीं मिलता। हमारे पैसे भी लगते हैं और हम जाते भी हैं टूर्नामेंट और जीत के भी आते हैं, लेकिन हमें टीएडीए नहीं मिलता और ये मिलना चाहिए हमें, लेकिन हमें नहीं देते हैं। और हम इसी वजह से यहाँ पे आए कि हमें टीएडीए चाहिए और हम पहले भी आए थे, लेकिन पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज हमारा अंडर 17 और 14 टूर्नामेंट है जयपुर के अंदर और आज हम जाएंगे और अगर जीत के भी आते हैं तो हमें टीएडीए मिलना चाहिए, लेकिन हमें टीएडीए नहीं मिलता, तो इसी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। क्या चाहते हैं आप?
हमें टीएडी मिलना चाहिए। अगर हम जीत के भी आते हैं और अपना वो लगा रहे हैं, हम 100% देते हैं, लेकिन हमें टीएडी नहीं मिलता, तो हमें अपना टीएडी चाहिए। हमारा हक है ये। आज किससे मिलना है और किस तरह का विरोध कर रहे हैं? हम कलेक्ट्री से ये चाहते हैं कि हमें टीएडी मिले, और हम खेल के आते हैं वहाँ पे और हमें टीएडी नहीं मिलता तो हमारे पैसे भी लगते हैं और हमारी मेहनत वेस्ट जाती है, इसलिए हमें टीएडी चाहिए। अगर जल्द नहीं मिलता तो आगे वो अभी हमने कोई सोचा नहीं, लेकिन आज हमें चाहिए। या तो रोल बॉल बंद करवाओ या हमें टीएडी दिलवाओ। सर्व समाज सेवा संस्था द्वारा अजमेर शहर के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को पुस्तकें, कॉपियां, स्कूल बैग, पेन व अन्य पाठ्य सामग्री वितरित की गई। समाजसेवी घनश्याम भगत ने बताया कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका निधि गर्ग व मनोज कुमार जैन द्वारा भामाशाह का आभार व्यक्त किया गया। दीदी पुष्पा साधवानी ने बच्चों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने हेतु प्रेरित किया। वे शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर निर्मला राठौर, राकेश शर्मा, ब्रजेश कुमार, चित्रा जैन इत्यादि सभी उपस्थित रहे। पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम में रमेश लखानी, घनश्याम ठारवानी व रमेश वलिर रामानी का सहयोग रहा। वार्ड नंबर 69 में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें पुरुष, महिला, बच्चों हेतु स्वास्थ्य जांच कर औषधि वितरण का कार्यक्रम रखा गया। पार्षद अशोक मुदगल ने बताया कि वार्ड के जिनगर भवन, कायस्थ मोहल्ला, पुरानी मंडी में यह चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, दंत व अन्य मौसमी बीमारियों की जांच निःशुल्क की गई, साथ ही परामर्श दिया गया। उसके बाद आवश्यकता के हिसाब से औषधि का वितरण किया गया। वार्ड में इस तरह के शिविर आगामी 27 मार्च को ओसवाल स्कूल में भी आयोजित किए जाएंगे। आज यहाँ पे 69 के अंदर स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया, जो आज ये जिंगर भवन के अंदर आज स्वास्थ्य मिशन, शहरी मिशन अंतर्गत के द्वारा यहाँ आज कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जांचें हो रही है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, और कई डॉक्टर यहाँ डेंटल डॉक्टर बैठे हैं, फिजिशियन बैठे हैं, कई प्रकार की यहाँ दवाइयाँ फ्री मिल रही है। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए यहाँ पे क्षेत्र में ये कैंप लगाया गया है। और मौसमी बीमारी को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, कोरोना के लिए यहाँ की पब्लिक वहाँ जेएलएम जाना पसंद नहीं करती थी, इसलिए हमने कोरोना को देखते हुए यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर सभी क्षेत्रवासियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कम से कम 100 मरीज से ऊपर यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं, और मैं आगे भी इसी कैंप को जारी रखूँगा। 27 तारीख को इसी क्षेत्र के अंदर बख्शी जी कोठी या ओसवाल स्कूल के अंदर 27 तारीख को वहाँ कैंप लगाया जाएगा, जिसके अंदर सारी पब्लिक, क्षेत्र की जनता पूरा लाभ उठाएगी। यहाँ पे आज हमारे अशोक जी मुदगल पार्षद ने यहाँ पर शहरी मिशन कैंप लगाया है, और चिकित्सा मोहल्ले की ओर ये भावना लेके, और हम क्षेत्र में जाएंगे और हर क्षेत्र में कैंप लगा के और इस तरह की जन जागरण करके और हर एक को दवा उपलब्ध कराएंगे। ऑल इंडिया इन्वेस्ट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले पीएसीएल पीड़ितों ने जिला प्रशासन और सांसद को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित निवेशकों के करीब 400 करोड़ रुपए कंपनी में अटके हुए हैं। ऑल इंडिया इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पीएसीएल अजमेर लोकसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख लोग पीड़ित हैं और उनके करीब 400 करोड़ रुपए कंपनी में अटके हुए हैं। सभी की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में इन सभी निवेशकों के पैसे जल्द से जल्द मिलें, इसे लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले में न्यायालय द्वारा भी आदेश दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
अजमेर ऐसे संगठन से हैं, यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जो सांसद महोदय हमारे भागीरथी चौधरी है, उनका ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम देना चाह रहे हैं। और आज सभी अजमेर ज़िले के लगभग 3.5 लाख कस्टमर इस समस्या से पीड़ित हैं, जिन्होंने PSL में बरसों पहले निवेश किया था। उनके खून पसीने की कमाई जो आज यहाँ डूब रही है, उनको पैसा दिलाने के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए AISO संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है और लगभग 18 राज्यों में ये AISO संगठन है। तो AISO संगठन जो अजमेर है, उसके द्वारा जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, जो हम पीड़ित ग्राहक हैं, वो यहाँ कलेक्टर साहब को ये मांग करते हैं हमारी कि 2 साल पहले हमारे ई-मित्र के माध्यम से जो राजस्थान सरकार ने आदेश निकाला था सभी जिला कलेक्टरों को कि जितने भी राजस्थान में PSL पीड़ित जो ग्राहक हैं, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट ई-मित्र पर ऑनलाइन करें। जिनके पैन कार्ड नहीं बने हुए वो पैन कार्ड भी देवें और अपने मूल बॉन्ड दस्तावेज ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से दर्ज करावें। 2 साल बीत जाने के बाद भी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लेने के बाद भी और मूल दस्तावेज जमा कराने के बावजूद भी आज ग्राहकों को पैसा नहीं मिल रहा है। और आज एक नया सिस्टम, उसमें ई-मित्र पर जब स्टेटस चेक करते हैं हमारे जो निवेश किए गए ग्राहकों का, जब हम भुगतान लेने के लिए वहाँ जब हम जांच करते हैं तो ये पाया गया कि उन्होंने एक नई कहानी और चालू कर दी। सेबी ने, लोडा कमेटी ने जो बनाई है कमेटी PSL को, निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए, कि आप सभी के नाम ज़मीन अलॉटेड है, जबकि ऐसा कोई वहाँ रिकॉर्ड नहीं है। न तो ग्राहक के पास कोई लेटर पहुँचा, न उसके पास कोई सूचना है कि आपके नाम ज़मीन है। फिर भी कंप्यूटर में ये बताया जा रहा है कि आपके नाम ज़मीन है, अलॉटेड है, आपको भुगतान हम देने की स्टेटस में नहीं है। तो हम कलेक्टर माध्यम से और सांसद महोदय जो अजमेर ज़िले के हमारे, उनसे निवेदन करते हैं कि अजमेर ज़िले के जो 3.5 लाख ग्राहक इस पीड़ा से परेशान हैं, उनको जल्दी जल्दी न्याय दिलाया जाए, उनको पैसा दिलाया जाए और जो कुछ भी सूचना है वो सभी को सूचना दी जाए। धन्यवाद। अखिल भारतीय सिंधु समाज द्वारा आंवला एकादशी के अवसर पर देश भर की गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया गया। सेवाधारी नरेंद्र बसरानी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रातः 9 बजे से आंवला एकादशी के अवसर पर सीता गौशाला पहाड़गंज में संत समाज द्वारा गौ माता को हरा चारा खिलाकर सेवा की गई। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की ओर से देश भर में गौशाला में हरा चारा खिलाया गया। हरिओम। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के द्वारा आज एकादशी के दिन सीता गौशाला अजमेर में हरी घास गौ सेवा संत महापुरुषों के द्वारा की जा रही है, जिसमें गौ मैया की हम पे कृपा बनी रहे। ये अखिल भारतीय सिंधु समाज जो ट्रस्ट बनी हुई है, उसमें ये सामाजिक सेवा कल भी अन्य क्षेत्र लगाया गया और आज एकादशी के दिन गौ सेवा की जा रही है, जिसमें हमारे पुष्कर के महंत स्वामी हनुमानंद महाराज, स्वामी आत्मदास जी, बाबा फतनदास जी, साईं अर्दनदास जी और भी अजमेर के गणमान्य लोग इस सेवा में उपस्थित हुए और ये गौ सेवा अभी प्रारंभ की जा रही है। बोल जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। अजमेर शहर में खाटू श्याम के दीवानों की कमी नहीं है। इसी के तहत बाबा श्याम की सवारी श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम से निकाली। मदार गेट से रवाना होकर सवारी शहर के विभिन्न बाजारों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने बाबा श्याम की सवारी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। शहर के हृदय स्थल मदार गेट से निकली सवारी विभिन्न बाजारों से गुजरी, जहां लोगों ने सवारी पर पुष्प वर्षा कर अभिवादन किया। मशहूर कलाकारों ने बाबा की सवारी के दौरान संगीत की धुनों पर भजन गाए, जिनको सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। शहर में होली तक इसी तरह की धूमधाम रहेगी। ये हमारा बाबा श्याम का 5वां ध्वज यात्रा महोत्सव है, जो पुरानी मंडी से सूरजकुंड मदारगेट मंदिर जाता है हर साल। ये 5वीं ध्वज यात्रा है हमारी, निशान यात्रा है, जिसके अंदर हम बाबा को पालकी पे सवार ले जाके नगर भ्रमण पे ले जाते हैं। आज के दिन यहाँ पुरानी मंडी में सब व्यापारी लोगों ने हर साल झांकी निकालते हैं। कहते हैं कि खाटू में आज के दिन
दिन बाबा लीले घोड़े पे सवारी करते हैं, इसलिए यहाँ पे हर साल और आज बाबा को एक नया रूप दे करके और नीले घोड़े के ऊपर उनकी सवारी निकाली जा रही है। कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, और सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। सभी मास्क लगा रहे हैं। मैंने बोलने के लिए मास्क हटा रखा है अभी। क्या है आज ये झांकी हमारी पुरानी मंडी गिरिराधरण मंडल और पुरानी मंडी की तरफ से हर साल की बात थी। ये 5वां साल है हमें झांकी निकालते हुए, और यहाँ से पुरानी मंडी से चूड़ी बाजार होते हुए और मदार गेट बाबा सूरज कुंड के वहाँ पर जाएगी। वहाँ पर ये ध्वजा बाबा के अर्पण होगी। और शाम प्यारे सिंधु सत्कार युवा समिति का सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा में पेयजल की व्यवस्था हेतु वाटर कूलर भेंट किया। सिंधु सत्कार युवा समिति द्वारा समाज सेवा के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम हाथीखेड़ा में स्वर्गीय प्रदीप जेठवानी जी की स्मृति में जेठवानी परिवार द्वारा पेयजल की व्यवस्था हेतु वाटर कूलर भेंट किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य अध्यापकों द्वारा अभिनंदन व आभार किया गया। इस मौके पर संस्था के युवा अध्यक्ष गिरीश आसनानी, महिला सचिव निशा जसवानी व सदस्य जयेश तोरानी, नितेश जेठवानी सहित समाज के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। सुप्रभात। अत्यंत हर्ष एवं गर्व की बात है स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा के लिए कि सिंधु सत्कार समिति के युवा मंच द्वारा स्थानीय विद्यालय में प्रदीप जेठवानी जी की स्मृति में विद्यालय को पेयजल की सुविधा के लिए एक वाटर कूलर डोनेट किया गया है। विद्यालय परिवार जेठवानी परिवार का हृदय से अभिनंदन करता है और आभार व्यक्त करता है कि इस भीषण गर्मी में स्थानीय विद्यालय में 535 बच्चे अध्ययनरत हैं, उनके लिए आपने पेयजल की व्यवस्था कराई है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर रावत समाज द्वारा विधायक सुरेश सिंह रावत के एसटी आरक्षण की मांग का विरोध करने पर सुरेश रावत ने कहा कि विधानसभा में मेरे द्वारा रावत समाज को आरक्षण देने के लिए दिए गए वक्तव्य को राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने प्रस्तुत करना दुखद है, जबकि मेरा लक्ष्य सिर्फ समाज का हित था। इसके पीछे मेरी मंशा यह थी कि आर्थिक, भौगोलिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए रावत समाज को आरक्षण के माध्यम से लाभ मिल सके। राजस्थान की विधानसभा में मैंने रावत समाज को आरक्षण मिले, इसके बारे में मुद्दा उठाया। मेरा मुद्दा उठाने का मकसद था कि रावत समाज को आरक्षण मिले, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और भौगोलिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और विधानसभा के फ्लोर पे कोई भी बात रखते हैं तो उस बात की मजबूती के लिए पूर्व में किए गए प्रयासों के तथ्य के साथ रखते हैं तो उसका ज्यादा असर आता है। तो इसी के तहत मैंने विधानसभा के अंदर बताया कि रावत समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए भी पूर्व में हमारे लोगों ने प्रयास किए। रावत समाज को एसटी में आरक्षण मिले, इसके लिए भी 2 मार्च 2003 को अजमेर के अंदर एक विशाल आम सभा हुई। 11 जून 2003 को हमारे तत्कालीन सांसद राजा सिंह जी रावत साहब के नेतृत्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले और कहा कि रावत समाज को एसटी में आरक्षण दिया जाए। 7 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका हमारे माननीय मगरा विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और राउत महासभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन सिंह जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई हुई है कि रावत समाज को एसटी में आरक्षण मिले। इसके अलावा भी हमारे युवाओं की काफी मांग थी। बिहार के विधायक शंकर सिंह जी ने भी कई बार इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया और विधानसभा के अंदर कई महिला विधायक हमारे समर्थन में थे। उन्होंने लिख के भी दिया कि राउत समाज को अगर आरक्षण मिलता है तो हमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और राउत समाज को ओबीसी में आरक्षण मिले विशेष श्रेणी में, ये मेरा भी प्रयास है। और क्योंकि मैंने एसटी का इतिहास बताया था कि साहब राउत समाज एसटी के अंदर आरक्षण मांगता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर अगर एसटी में आरक्षण नहीं दे सकते हो तो ओबीसी की विशेष श्रेणी के अंदर हमको आरक्षण आप दो। इसके लिए मैंने 2015 के अंदर की मार्च के अंदर बजट सेशन में ओबीसी की विशेष श्रेणी में आरक्षण मिले, इसके लिए भी मैंने विधानसभा के अंदर ये मामला उठाया था। और आप देखेंगे कि ये राउत समाज को एसटी में आरक्षण मिले, इसके लिए 7/10/2014 को सुप्रीम कोर्ट में माननीय मदन सिंह जी रावत और ज्ञान सिंह जी रावत जो बडलिया के अभी सरपंच है, उन दोनों ने मिलकर
और ये उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगा रखी है कि हमें एसटी के अंदर आरक्षण मिले। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत सरकार ने भी माना कि राउत समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ है। ये भारत सरकार की अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची है, उसके अंदर 16वें नंबर पे राउत समाज का नाम अंकित है। ये सरकारी सूची है। इसके साथ ही आप देखोगे कि 5 बार जो जनगणना हुई उसके अंदर राउत समाज को शेड्यूल ट्राइब माना, अत्यंत पिछड़ा हुआ माना। और इसके साथ आप देखेंगे कि ये चौसाला और स्टेट टाइम की जमाबंदी है, इसके अंदर भी आप अगर विवरण देखोगे तो जाति मेर लिखी हुई है, चाहे आप कोई सा भी चौसाला की जमाबंदी उठा के देख लो। इसके साथ ही जितने भी सर्वे हुए उसके अंदर समाज को पिछड़ा हुआ का माना गया है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने विधानसभा के पटल पर ये मांग करी कि रावत समाज को आरक्षण दिया जाए। रावत समाज के कुछ व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, रावत समाज के व्यक्ति कुछ आरक्षण के नाम पे वो विरोध कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ मेरा विरोध करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लोग वही लोग हैं जो विधानसभा के चुनाव में मेरा पुरजोर विरोध किया। ये वही लोग हैं जो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो पंचायती राज चुनाव के अंदर हमारा प्रधान नहीं बने, उसके लिए एडी से चोटी तक का इन लोगों ने जोर लगाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे समाज के लोगों को कि सब एकमुखी रहे और समाज के साथ साथ सभी 3600 कौमों ने आशीर्वाद दिया कि आज हमारा प्रधान भी है और लगातार मेरी प्रदेश और समाज में लोकप्रियता बढ़ रही है। इससे हड़बड़ाहट करके और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, अपनी आकाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। और ये आरोप आज नहीं, कई वर्षों से समय समय पर ये लगाते आए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे समाज के लोगों को कि इनके आरोपों से वो भ्रमित नहीं होते और वो जब समाज की बात आती है तो एकजुट होकर जो सही है उसका साथ देते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर आप रावत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं रावत समाज को संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज के समय की मांग है कि रावत समाज को आरक्षण मिले। और मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि रावत समाज को ओबीसी की विशेष श्रेणी के अंदर आरक्षण मिले। इसके लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी तो भी मैं लगाऊंगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई सी भी बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, मैं समाज को आरक्षण दिला कर रहूंगा। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े उतना संघर्ष करेंगे। और मेरे समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो समाज विरोधी लोग हैं, जो समाज के नाम से खा रहे हैं और समाज के अंदर महासभाओं के अंदर बैठे हुए, ये समाज विरोधी असली लोग हैं। समय समय पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इनकी बातों में नहीं आए। और जिस तरह से समाज हमेशा एकजुट रहा है, आगे भी एकजुट रहे। और हम मिलके, सब मिलके, हमारा मकसद है कि अजमेर जिले के सभी लोग एकमुखी होके, एक रुखी होके आरक्षण का हक मांगे। क्योंकि आरक्षण मांगने से नहीं मिलेगा, आरक्षण को हमको छीनना पड़ेगा। छीनने के लिए हम सबको संगठित होकर एक ताकत के रूप के अंदर हमको आगे बढ़ना होगा। और जब राजस्थान की अगले साल जब विधानसभा चलेगी तो निश्चित रूप से आरक्षण की मांग में ओबीसी के रूप में मिले, इसकी मैं पुरजोर वकालत करूंगा। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम स्मार्ट पार्षद के तहत वार्ड नंबर 53 के पार्षद कुशाल यादव ने पत्रकार राजीव शर्मा के साथ वार्ड के विकास को लेकर चर्चाएं की। पार्षद कुशाल यादव ने कहा कि वे बहुत कम उम्र के हैं और राजनीति में युवा हैं, इसलिए पुराने पार्षदों का सहयोग व आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि जो बेरोजगार है, आप देखिए आप स्वयं भी युवा हैं जी, है ना। नगर निगम के अंडर में इस तरह के जो कार्य हैं वो नहीं आते, मूलभूत सुविधाओं से संबंधित ही जो नगर निगम के कार्य होते हैं। लेकिन जहां देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या है और आप स्वयं भी युवा हैं और कम आयु में आप चुन करके आए हैं। आपने बेरोजगारों के लिए ऐसा क्या सोच करके रखा हुआ है कि आप क्या कार्य करा पाएंगे, उनके लिए क्या कार्य करेंगे? बेरोजगार जो मेरे वार्ड में है, अधिकतर जो युवा है वो बेरोजगार ही है सर। उनके लिए जो मैंने सोचा कि मैं किसी संस्था का या किसी कंपनी द्वारा मैं अपने बड़े से बड़े, चाहे हमारे पार्षद सीनियर पार्षद हो, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, उनसे बात करके मैं कि मेरे वार्ड में जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े, मैं उन्हें किसी संस्था या कंपनी में जोड़ूं। और दूसरा मैं जानना चाहूंगा जो महिलाएं हैं, देखिए जो महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी काफी बातें चलती हैं। अभी महिला दिवस भी मनाया गया। अजमेर के अंदर महिला अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बड़ी हिम्मत से अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं, अपना कार्य कर रही हैं। आपने अपने वार्ड की जो महिलाएं हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? जो मेरे वार्ड में बेरोजगार महिलाएं हैं, मैं इसी जो युवा बेरोजगार है उन्हीं के संबंध में मैंने ये भी सोचा कि जो अपने बेरोजगार महिलाएं हैं उनके लिए भी मैं किसी संस्था का आयोजन करूं वार्ड में, या किसी हमारे सीनियर नेताओं से बात करके
किसी कंपनी का अवलोकन करूं, ताकि जो मेरे वार्ड की महिलाएं बेरोजगार हैं उन्हें कुछ ना कुछ उपलब्धियां मिले, कुछ ना कुछ कार्य मिले जिसे वे करें। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, जैसे देखिए जो अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना चल रही है, अजमेर के विकास हो रहे हैं काफी, अजमेर बहुत अधिक मात्रा में इसका बढ़ाया जा रहा है। अजमेर को एलिवेटेड रोड है और पक्षी उद्यान है, आपने देखा होगा सुभाष उद्यान को भी बहुत सुंदर बना दिया गया है। 6 लेन रोड होने वाले हैं जो हमारे शहर के अंदर के एरिया, हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिटी की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किन चीजों की अभी भी कमियां हैं और ये कार्य हो जाने चाहिए, या आप कैसा देखते हैं अजमेर में कि इसके अलावा भी ये कार्य होने बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो सर देखिए, जो अजमेर स्मार्ट सिटी में जो एक एलिवेट रोड था वो सिर्फ एक ही है। मेरा ये मानना है कि अगर अजमेर स्मार्ट सिटी हो तो उसमें एलिवेट रोड कम से कम 2 या 4 होने चाहिए और उन पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एलिवेट रोड होंगे तभी स्मार्ट सिटी हो पाएगी अजमेर। ये बहुत अच्छी आपने एक राय दी है। प्रशासन को भी हम अवगत कराना चाहेंगे जिस प्रकार से जो नए पार्षद हैं, देखिए युवा जो पार्षद हमारे साथ में चुनकर के आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बात को कि एक ही एलिवेटेड रोड बनाए जो कि अपना बस स्टैंड से लेकर के और मार्टिन बेस तक है और इसका एक घुमाव हल्का सा इधर सुभाष उद्यान की तरफ दिया गया है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर 2-3 एलिवेटेड रोड हो तो यातायात व्यवस्था जो है और सुचारू हो सकती है, यातायात पर दबाव नहीं बनेगा। दूसरा मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप अभी कम आयु के अंदर पार्षद बनकर के आए हैं, युवा वर्ग जो है उसको किस प्रकार से आप जोड़ेंगे, पार्टी से जोड़ना चाहेंगे या किस प्रकार की एक टीम बनाएंगे? देखिए आप स्वयं तो कार्य करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ में कई पार्षद ऐसे भी चुन करके आए हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, किसी ने शिकायत पेटिका अपने घर के बाहर लगा दी है और कई अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, एक अपनी टीम बना रहे हैं ताकि टीम उनको ला करके जानकारी दे कि क्षेत्र में ये कमियां हैं, ये परेशानी है। आप किस प्रकार से जो आपके क्षेत्र की जनता उसको जोड़ने के लिए आप भी कोई ग्रुप बनाएंगे? जी सर, मेरा वैसे युवाओं के लिए और सभी मेरे बड़े उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसमें से जिसको भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे युवा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, वो सीधे मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से मुझे अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।